नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम एक विधा के रूप में उपन्यास की चर्चा करने जा रहे हैं। उपन्यास एक ऐसी विधा है जो हिंदी में 150 साल की जिसकी पुरानी परंपरा है। देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु से होते हुए आज गिरिराज किशोर के एक नवीनतम उपन्यास पहला गिरमिटिया तक ये यात्रा संपन्न हो चुकी है। इस 150 साल की यात्रा में उपन्यास ने अनेक रंग बदले हैं, अनेक रूप धरे हैं और उपन्यास में जीवन के अनेक यथार्थ के अनेक पक्षों को चित्रित करने की कोशिश की गई है। हमारे उपन्यासकारों ने जीवन के कई पहलुओं को हमारे सामने रखा है, जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन हम उसकी संवेदना को पकड़ नहीं पाते हैं। उस संवेदना को भी एक उपन्यासकार पकड़ता है और उसे एक चित्र की भांति, एक फिल्म की भांति हमारे सामने रखता जाता है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक महान उपन्यासकार डॉक्टर विवेकी राय जी उपस्थित हैं। डॉक्टर विवेकी राय जी ने अनेक उपन्यास लिखे हैं और उन्होंने अपने उपन्यासों में विविध रंग भरे हैं। श्वेतपत्र में जहां उन्होंने 1942 के आंदोलन की कथा कही है और सोना माटी में जहां उन्होंने गांव की कथा कही है, इसी प्रकार मंगल भवन में गांव की कथा है, लेकिन उसके पीछे जो चीन में जो युद्ध हो रहा था हिंदुस्तान और चीन के बीच में, उस समय हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी, क्या पूरा का पूरा परिवेश था, इस पूरे परिवेश का चित्रण उन्होंने उपन्यास में किया है। इसका मतलब ये कि विवेकी राय जी ने अपने उपन्यासों में अनेक रंग भरे हैं। डॉक्टर विवेकी राय जी, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है और हम आपके आभारी हैं कि आप इतनी दूर से, गाजीपुर से आप यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी। हम आपके उपन्यासकार होने और आपकी इसके पूरे अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे विद्यार्थियों को ये बताएं कि उपन्यास एक विधा के रूप में क्या है। और ये कहा जाता है कि उपन्यास में यथार्थ भी होती है, कल्पना भी होती है, तो इस संदर्भ में आपका क्या अनुभव है? सत्यकाम जी, आभार मेरा भी स्वीकार कीजिए आप। और उपन्यास एक विधा के रूप में, तो जैसे अन्य विधाएं हैं वैसे ही यह भी विधा है, लेकिन जीवन को समग्रता के साथ प्रस्तुत करने वाली यह एक विधा है। जब हम कहते हैं कि जीवन को समग्रता के साथ, तो उस समग्रता के भीतर न केवल बाह्य परिवेश बल्कि मनुष्य का आंतरिक परिवेश भी आता है। उपन्यास लेखक अंतर्यामी होता है, वह एक सृजन करता है, एक सृष्टि करता है। अपने पात्रों के भीतर वह प्राण फूंकता है। उसके पात्र एक ओर तो आईने होते हैं जिसमें समाज, व्यक्ति अपनी तस्वीर देखता है, और दूसरी ओर वो संदेशवाहक भी होते हैं, प्रेरक भी होते हैं, उत्प्रेरक भी होते हैं, उत्तेजक भी होते हैं, जो किसी समस्या से जुड़े होते हैं, किसी संघर्ष स्रोत से जुड़े होते हैं, किसी पीड़ा से जुड़े होते हैं। और इस तरह की सारी सघन संवेदनाओं को
समेटता अनुरंजक रूप में प्रस्तुत यह उपन्यास, जैसा कि आपने कहा, 150 वर्षों से हमारे देश में जीवित है, उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है और आज तो बहुत ही शक्तिशाली उपन्यासकार हमारे बीच में मौजूद हैं जो एक से एक अच्छे उपन्यास लिख रहे हैं और तमाम विश्व उपन्यास के समकक्ष हम अपने उपन्यासों को रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, उपन्यास जब आप लिखते हैं तो उस उपन्यास के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और उपन्यास में जो जीवन को आप चित्रित करते हैं क्या वो हूबहू वही चित्रण होता है या उसमें आपकी कल्पना, आपकी, जैसे आपने ये कहा कि उपन्यासकार स्रष्टा होता है, तो जो कुछ भी आप जीवन में देखते हैं उसको क्या आप हूबहू अपने उपन्यास में उन घटनाओं को उतार देते हैं या उसे फिर सृजित करके उस घटनाओं का फिर निर्माण करके लिखते हैं? क्या सृजन प्रक्रिया है उपन्यास लिखने की? नहीं, अगर हम घटनाओं को जैसा देखते हैं हूबहू उसे उतार देते हैं, उसे लिख देते हैं, तो यह तो उपन्यास नहीं हुआ और वास्तव में कुछ नहीं हुआ, वो साहित्य ही नहीं हुआ। साहित्य तो सृजन के साथ साथ, लेखन के साथ साथ वह एक कलात्मक सृजन है, उसके भीतर कलात्मक सौंदर्य है। तो जब तक उसमें कल्पना का योग नहीं होगा तब तक वह उपन्यास नहीं हो सकता है। उसके भीतर जो एक व्यापक रूप में अंतर्बाह्य परिदृश्य को देखने की शक्ति, एक परिकल्पना नहीं होगी और उसको कलात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक वह कैसे उपन्यास होगा? बिखरा और उबड़ खाबड़ चारों ओर से कुछ बातों को जुटा देना और लिख देना, यह तो उपन्यास होगा नहीं। उपन्यासकार अपने आप को उपन्यास में, अपनी कृति में किस हद तक अभिव्यक्त करता है? अपनी बात, अपना जीवन, अपना अनुभव। आप अपने उपन्यास में से कोई घटना लेकर अगर हमें बता सकें कि आपने ये यथार्थ घटना थी और आपको ने उसको उपन्यास में इस प्रकार लिया। अगर ऐसा है कि जो 100% अपने जीवन की घटना को ही लिखे, तो ऐसा आत्मकथात्मक उपन्यास तो बहुत व्यक्तिगत होकर के वह न तो बहुत पठनीय हो सकता है न बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वह कुछ हद तक आत्मकथा का रूप ले ले, तो आत्मकथा एक अलग विधा ही है जिसको हम उपन्यास नहीं कह सकते हैं। आत्मकथा की विधा में या मैं करके जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनमें भी कल्पना का योग होता है और उपन्यास लेखक के पास कल्पना एक ऐसी विधा है, कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से कितना लिया जाए, कितना छोड़ा जाए, अंततः पढ़ने वालों के ऊपर हमको एक प्रभाव छोड़ना है। तो वह प्रभाव हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम अनावश्यक चीज़ों को, जो अकथनीय हैं, जिनको कहना आवश्यक नहीं है, जिनमें पढ़ने वाला क्यों अपने मन को बिखेरे, बल्कि वह समेट कर अपने मन को वहीं पहुँचे जहाँ पर उसे हम पहुँचाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको अपने बहुत व्यक्तिगत घटनाओं से बचना होता है या उनको लिखना भी होता है। तो किसी पात्र के जीवन में ढालकर और उस पात्र को पहले जीना पड़ता है। पात्रों को अगर उपन्यास लेखक अपने हाथ की कठपुतली बना देता है तब तो उपन्यास प्रभावहीन हो जाएगा। हर जो उपन्यास का पात्र है उसका स्वतंत्र जीवन है, वह अपना जीवन जी रहा है, इसीलिए
मैंने तो ये बड़ी गहराई से उपन्यास कार के रूप में अनुभव किया है कि उपन्यास आरंभ करने तक तो मेरी कलम अपने बस में है, लेकिन उपन्यास जब आगे बढ़ जाता है मेरी कलम मेरे बस में नहीं है, वो मेरे पात्रों के बस में है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं कुछ और सोचता हूं और वो लिख कुछ और जाता है, और जो लिख कुछ और जाता है तो वो आगे ही बढ़ता जाता है। मैं कभी अपनी घटनाओं के साथ, अपने पात्रों के साथ जबरदस्ती नहीं करता और उन्हें मोड़ता नहीं हूं, क्योंकि ऐसा करने पर तो वे मेरे हाथ की कठपुतली हो जाएंगे और ऐसा मैं उन्हें नहीं बनाता हूं। मैं अपने पात्रों के व्यक्तित्व को ज्यों का त्यों रहने देना चाहता हूं। हाँ, एक ही मेरा उपन्यास है, वो पहला उपन्यास जो मेरे व्यक्तिगत जीवन से अधिक संबंधित है, और वह है पुरुष पुराण। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित का अर्थ यह है कि जो उसका पात्र दुखन नाम का एक कुम्हार है, जो एक प्रकार से बहुत बड़ा बादशाह है, भीतर से बहुत बड़ा बादशाह है, बाहर से सर्वहारा है, जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है, जो अपने घर से निकाल दिया गया है, जो जिसकी पूंजी कुछ पुरानी किताबें हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, अर्जुन गीता है, प्रेम सागर है, इस तरह की कुछ किताबें हैं और उनकी कहानियां हैं, उनके गीत हैं, जिनके जो उनके जीवन की पूंजी हैं, और वह एक अपना स्वतंत्र विचित्र तरह का जीवन जीता है। वो हमारे इतना निकट है कि उसकी एक एक घटनाओं को, जो मुझसे भी संबंधित हैं, मेरी देखी हुई, मेरी सुनी हुई, मैंने उन्हें ज्यों का त्यों तो नहीं रखा है, और ये जानकर भी मैंने नहीं लिखा कि उपन्यास लिखूंगा या उपन्यास के रूप में मैं उसे लिखूं, लेकिन उसका जीवन, उसका चरित्र, उससे संबंधित जो घटनाएं हैं कुछ ऐसी विचित्र हैं कि जिनको क्रम से लिखने के बाद, उस दुखन कुम्हार का रेखा चित्र उपस्थित करने के बाद वो मुझे स्वयं लगा कि ये तो उपन्यास हो गया। कुछ लोगों को पढ़कर सुनाया तो कहा कि ये तो उपन्यास हो गया, एक छोटा लघु उपन्यास हो गया, और उसे बड़े आदर के साथ भारतीय ज्ञानपीठ ने छापा। तो उसमें कल्पना का कम से कम योगदान है, फिर भी बिना कल्पना के योगदान के जो उसकी भिन्न भिन्न रेखाएं हैं उस चरित्र की नहीं मिलती, तो उतनी तो कल्पना उसमें भी करनी ही पड़ी है। एक औपन्यासिक संसार का निर्माण करते समय आपने ये कहा कि जब औपन्यासिक संसार का निर्माण करना आप शुरू करते हैं तो शुरुआत नींव तो आप डालते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर भवन निर्मित होता है उस पर आपका कोई वश नहीं होता और वो बढ़ता चला जाता है। तो क्या उपन्यास लिखने से पहले या उपन्यास लिखते समय आपके मन में कोई उद्देश्य नहीं होता? आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं होती कि मैं उपन्यास इसलिए लिख रहा हूं और मुझे इसमें ये संदेश देना है? वास्तव में बिना इस परिकल्पना के कि मेरे उपन्यास की पृष्ठभूमि, उपन्यास का संदेश या उपन्यास की संवेदना, उसकी मूलभूत विचारधारा, वह सब तो लेखक के भीतर अंतर्निहित है। जहां तक घटनाओं के संयोजन की बात है, और उन घटनाओं के भीतर पात्रों के जीने की बात है, उनमें लेख की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि लेखक प्राण संचार करके एक निश्चित दिशा में उन्हें चलाता है, लेकिन अब उनकी गति में, उनकी मति में, उनकी
अपने उन पात्रों की अपनी स्वाधीनता भी होती है, जिसमें अधिक छेड़छाड़ करने पर उपन्यास के भीतर अस्वाभाविकता आ जाने का खतरा होता है। और कोई भी अच्छा उपन्यासकार अपने उपन्यास को कृत्रिम या अस्वाभाविक नहीं बनने देना चाहता है, उसकी जीवंतता को बने रहने देना चाहता है। और यही कारण है कि अच्छे उपन्यासकारों के उपन्यासों को पढ़ते समय पढ़ने वाला यह समझता है कि मैं अपनी ही बात पढ़ रहा हूं। सब क्या मेरे पूछने का मतलब ये था कि क्या उपन्यासकार को उपन्यास कथा एक वो लिखता है, उपन्यासकार एक कथा हमारे सामने रखता है, लेकिन क्या वो कथा निरुद्देश्य होती है या उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है? नहीं, उद्देश्य होता है। अब जैसे मान लीजिए कि वह एक पूरा कच्चा ढांचा जिसको हम लिखना चाहते हैं बहुत कच्चे रूप में और बहुत मोटे रूप में, वह तो मेरे भीतर होता है, उसके बाहर तो मैं नहीं जा सकता। वह तो एक होता ही है, आज से अंत तक का एक पूरा ढांचा तो मेरे भीतर है ही, या वह एक पूरा परिदृश्य, पूरी एक परिकल्पना तो हमारे भीतर है ही, लेकिन जो उसके भीतर कहानी को आरंभ करने का, कहानी को बढ़ाने का और उस बिंदु तक, उस संवेदना तक पहुंचाने की जो हमारी प्रक्रिया है, हमारे पात्रों के माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं, उसकी बात मैंने कहा। और बाकी जो हमारा विषय है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो हमारा परिवेश है, उससे बाहर हम कहाँ जाएंगे? उसकी तो एक ठोस परिकल्पना है। हमारे पात्र भी उसके बाहर नहीं जाएंगे, हमारी घटनाएं भी उसके भीतर नहीं जाएंगी। अगर ऐसा जाएगा तब तो उपन्यास बिखर जाएगा। ऐसे उपन्यास भी हिंदी में लिखे गए हैं, स्वयं मैंने भी एक लिखा है। और मैंने भूमिका में लिखा कि यह मेरा, जैसे नमामि ग्रामम मेरा है, उदाहरण लीजिए, मैंने भूमिका में लिखा कि इसे मैं उपन्यास कहता हूं, अब आप इसे जो चाहे कहें। कई आलोचकों ने स्पष्ट रूप से लिखा कि यह उपन्यास बन नहीं पा रहा, ये उपन्यास नहीं है। कुछ लोगों ने लिखा कि ये उपन्यास है। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने लिखा कि ये निर्वस्त्र उपन्यास है। तो निर्वस्त्र का उपन्यास का मतलब यह है कि इसके भीतर जो उपन्यास का जो आच्छादन है वह नहीं है। तो सही बात है कि मैंने घटना को नहीं लिया, पात्रों को छोड़ दिया और बिखरने दिया, विचारों को बिखरने दिया। विचार कहाँ बिखर जाते हैं, कहानी कहाँ बिखर जाती है। लेकिन जो एक सूत्र है वह सूत्र तो है ही। जैसे ईश्वर ही सृष्टि करता है, कोई भी मनुष्य एक रंग का नहीं है, लेकिन इतनी तो कल्पना वो करता ही है कि एक उसकी टांग होगी, भले ही टेढ़ी है, भले ही लंगड़ी है, एक हाथ होगा, इस रूप का होगा, उंगलियां होगी, नाक होगी, भले नाक बड़ी होगी, चौड़ी होगी, कान होगा, सिर होगा। तो अब एक मोटी मोटी बातें तो उस कथा के भीतर जो है वो है ही, एक सूत्र तो है ही। मेरे उपन्यास में एक पहले गांव है, तो गांव एक पूरा जीवंत गांव है। तो गांव अब बीत गया, यानी वह भूत हो गया। गांव का भूत, और अंत में जाकर यह है कि एक दिन वो भूत भी गायब है, यही कुछ नहीं है। अब क्या है, कुछ नहीं है। तो ये 3 बिंदु हुए। अब मेरे मन में तो है कि ये 3 बिंदु हैं,
जो कहानी का आदि है कि कहानी गांव है, मध्य है कि कहानी अब पुराना गांव बीत गया, अब तो गांव भूत हो गया, फिर अंत होता है कि अब गांव भूत भी नहीं रहा, न वो पुराना गांव गांव रहा, न बीता हुआ गांव भूत काल का रहा, और न आधुनिक रहा। अब कुछ है ही नहीं, वो क्या है कुछ पता नहीं चलता है, गांव क्या है। तो अब इस तीन बिंदुओं को मिलाते हुए जो बिखरे सूत्र हैं, उनमें आपको कहानी कहीं नहीं मिलेगी, सब बिखर गया है। लेकिन जिसको आप संतुलित उपन्यास कहेंगे, उस उपन्यास में तो एक कहानी होगी, सुसंबद्ध सुशृंखल कहानी होगी, उसमें जीवंत पात्र होंगे। इसलिए बड़ी टेढ़ी विधा है, आसान नहीं है उपन्यास लिखना। सब लोग उपन्यास नहीं लिख सकते। सारी विधाओं में लिखने के बाद बहुत से लोग तो उपन्यास लिखने चलते हैं, कलम आजमाते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें उसे संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। पात्रों को भी कृत्रिम न बनाइए, कहानी को इधर उधर खिसकने न दीजिए, किसी बिंदु पर ले जाइए, पढ़ने वालों की संवेदना को खींचिए, उनके व्यापक जो जीवन जी रहे हैं उसे खींचिए, उसको भीतर उस प्राण संचार कीजिए, उसके भीतर संघर्ष दिखाइए। अगर आपके भीतर संघर्ष नहीं है तो फिर आपके पात्रों के भीतर संघर्ष नहीं आएगा, आपके पात्र कृत्रिम हो जाएंगे। आप अगर व्यापक लोक जीवन की पीड़ा को नहीं झेल रहे हैं, पहले आप अपने भीतर पीड़ा झेलिए, तब जाकर के वो पीड़ा आपके पात्रों के भीतर पैदा होगी। उस सारी पीड़ा के भीतर से, उस सारी संवेदना के भीतर से, सारे संघर्षों के भीतर से लेखक को पहले स्वयं गुजरना पड़ता है। बहुत से लेखक उपन्यास लिखते समय उपन्यास के पात्रों की पीड़ा से बीमार होते देखे जाते हैं। मुझे भी ये विश्वास है कि मंगल भवन को लिखते समय बीच में मैं जो हृदय रोगी हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, वो मेरे कुछ पात्रों की ही पीड़ा थी, वो देश की ही पीड़ा थी जो मेरे भीतर स्थानांतरित हुई थी। अभी एक विधा के रूप में हमने उपन्यास को देखने की कोशिश की, और जैसा कि डॉक्टर विवेकी राय जी ने हमें बताया कि उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसको किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। इसके अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं, और इसमें एक स्वच्छंदता भी है। उपन्यासकार कभी कथा को छोड़ भी बैठता है और कभी कथा को साथ लेकर भी चलता है। तो लेकिन डॉक्टर विवेकी राय जी का यह भी मानना है कि जो एक सुसंबद्ध उपन्यास है उसमें कथा का होना आवश्यक है, उसमें कथा होनी चाहिए, और क्योंकि कथा ही उपन्यास का प्राण तत्व है। डॉक्टर विवेकी राय जी ने आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने उपन्यास के बारे में इतनी लाभदायक जानकारी हमें दी, और आपने हमें ये बताया कि उपन्यास एक विधा के रूप में उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे विश्वविद्यालय के स्टूडियो में आए।